हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछली वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज बारी है तुगलक वंश के बारे में जानने की, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 से 1412 ईस्वी तक रहता है और खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हो जाया करता है और तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार पूरे दक्षिण भारत तक कर दिया करते हैं। और इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ जो प्रजा थी उनके हितों में भी बहुत सारे कार्यों को विशेष ध्यान में रखा, जैसे कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण, नहर निर्माण, चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल निर्माण पे उन्होंने बहुत विशेष ध्यान दिया। अगर तुगलक वंश की बात किए हैं तो जान लेते हैं इनके शासकों के बारे में, कौन कौन थे इनके शासक। तो इनके जो पहले शासक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक थे, तीसरे फिरोज शाह तुगलक थे, चौथा मोहम्मद खान थे, पांचवा गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड थे। इसके बाद छठवें हमारे अबू बाकर थे, सातवें नसरुद्दीन मोहम्मद थे और आठवें हुमायूं हुए और नौवें नसरुद्दीन महमूद हुए। तो पहला जो हम गयासुद्दीन तुगलक है इनके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। प्रारंभ इन्हीं से करेंगे क्योंकि ये पहले शासक हैं। तो जो स्क्रीन पे आप ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की और इनका जो शासनकाल रहता है दोस्तों वो 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा करता है। और तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन है? यही गयासुद्दीन तुगलक है। एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक का नाम बताइए, तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम गयासुद्दीन तुगलक है। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसको त्याग दिया करते हैं और त्याग करके बहुत ही उदारता की नीति अपनाया करते हैं। और इन्होंने प्रजा के जो असंतोष थे, जो प्रजा में असंतोष फैला हुआ था, उसको कम करने के लिए इन्होंने जो टैक्स लगाया हुआ था, पहले टैक्स कितना लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो जितनी उपज थी वो कुल उपज का 50% टैक्स लिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया? इस टैक्स को उन्होंने कम कर दिया और इसके अलावा कम करने के साथ साथ इन्होंने कृषि पर बहुत जोर दिया, कृषि को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। अगर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और भी अगर जाने तो कहता है कि दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करने वाला ये प्रथम शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और इनका जो रियल नेम था या पूर्व नाम था वो था गाजी मलिक। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का ओरिजिनल नेम क्या है या मूल नेम क्या है? तो इनका मूल नेम दोस्तों गाजी मलिक है। इन्होंने क्या किया? दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन कर लिया और गयासुद्दीन 8 सितंबर 1320 को यह दिल्ली के गद्दी पर बैठे और अगले 5 वर्षों तक ये शासन किया करते हैं। और ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने नाम के साथ गाजी शब्द को जोड़ा था। गाजी शब्द का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, यानी जो नॉन मुस्लिम्स है उनको मार देने वाला। इसे तुगलक गाजी भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया? मंगोलों के 23 आक्रमणों को दोस्तों इन्होंने विफल कर दिया था। उसके बाद और अगर हम लोग जाने तो गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे इन्होंने सुधार भी किए थे। मैं प्रॉपर्ली जूम कर दूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट समझ में आए। तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें, सुधार की बात करें, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? आर्थिक सुधार के अंतर्गत इन्होंने अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति और नरमी के मध्य संतुलन को बनाया, जिसको हम लोग रस में मियान भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? रस में मियान भी बोला करते हैं। और उन्होंने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया। जो पहले 5/10 था, 5/10 का मतलब क्या होता है कि लगभग 50% हिस्सा लिया जाता था। 50% को घटा करके इन्होंने 10% लगान कर दिया था, मतलब इन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। इसके अलावा गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मखदूम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार भी लौटा दिए थे और जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय प्राप्त थी। मतलब बलबन के समय क्या हुआ था? जो अमीर लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाया करते हैं और जिसे चाहते थे उसे गद्दी बिठा दिया करते थे और जिसे चाहते गद्दी से उतार दिया करते थे। तो ये बलबन वाली जो बलबन के समय जो स्थिति पैदा हुई थी वही फिर से यहाँ पे शुरू हो जाती है। अगर आपने बलबन बारे में नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियोस का आप हमारे देख लीजिएगा। और गयासुद्दीन ने क्या किया? गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि वापस फिर से लौटा दी और उसे सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण भी करवाया। और समझौता नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक
प्रथम सुल्तान था। अच्छा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अच्छा, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाया करता है। और इन्होंने क्या किया था? अलाउद्दीन की जो कठोर नीति थी, इस नीति के विरुद्ध अपनी उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति भी कहा है। किसने कहा है? बर्नी ने कहा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने रस्म मियान या मध्यपंथी नीति कहा है? अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध जो उदारता की नीति थी, तो इसको कहने किसने कहा है? बर्नी ने कहा है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं तो कहता है उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? शासन प्रणाली में जो सैनिक था, इसने स्थायी सैनिकों का निर्माण किया था, जिसमें 4,70,000 सैनिक थे। तो उन सैनिकों का जो चेहरा, वो चेहरे का बायोडाटा पूरा रखा करता था और घोड़े में दाग लगाया करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ये दाग और चेहरे प्रथा को इसने बहुत ही प्रभावी और भी ज़्यादा कर दिया करता है। और अगर इसके हम गयासुद्दीन तुगलक के अगर महत्वपूर्ण विजय की बात करें तो महत्वपूर्ण विजयों में दोस्तों वारंगल और तेलंगाना की विजय है, जो 1324 ईस्वी में ये विजय प्राप्त किया करते हैं। उसके बाद दूसरा है तिरहुती विजय और मंगोल विजय, जो 1324 ईस्वी में ये भी होता है। अगर इनके हम निर्माण कार्यों की बात करें दोस्तों, तो इनके निर्माण कार्य में इन्होंने क्या किया था? तुगलकाबाद नाम का एक दुर्ग की नींव भी इन्होंने रखी थी। दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों किला, यानी कि फोर्ट। और अब इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है जिसका नाम है अफगानपुर। तो अफगानपुर के एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करते ही वो महल गिर जाया करता है और उस महल में दबकर इनकी मार्च 1325 ईस्वी को मृत्यु हो जाया करती है। और फिर वहीं यहाँ पे तुगलकाबाद में ही दोस्तों इनको दफन कर दिया जाता है और वहाँ पे इनका मकबरा बना दिया जाता है, जिसको हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के नाम से जाना करते हैं। फिर दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका मोहम्मद बिन तुगलक बना करता है अगला शासक। मोहम्मद बिन तुगलक कैसे समझाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र, जिसका नाम क्या रहता है दोस्तों? जौना खां रहता है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम था इसका? जौना खां। मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको आप देख लीजिएगा। जौना खां, इसका पुत्र का नाम जौना खां रहता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या होता है? 1325 ईस्वी में सुल्तान बना करता है और इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान या टैलेंटेड सुल्तान भी माना जाता है। और इन्हीं के शासन काल में दोस्तों मोरक्को का यात्री जिसका नाम इब्न बतूता था, वो भारत आया करता है। और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या है? रेहला है। स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, रेहला है। इसने अपनी पुस्तक रेहला में भारत में यात्रा का वर्णन भी किया है। देन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा और अगर हम लोग जाने, तो मैं प्रॉपर्ली जूम करूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम जूना खां या जौना खां के नाम से भी जानते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी में बैठता है। कब बैठता है दोस्तों? इसका शासनकाल याद रखिएगा, 1325 से 1351 इसका शासनकाल रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसका अगर मूल नाम पूछे तो इसका मूल नाम दोस्तों उलुंग खां है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है एग्जामिनेशन में, तो सही उत्तर होगा उलुंग खां, ठीक है ना। और इसका और दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसका है जूना खां। और ये गद्दी पे बैठने के बाद कौन सा नाम अपनाता है? तो गद्दी पे बैठने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अपनाता है। शासनकाल इसका कब से कब तक है? 1325 से 1351 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मध्यकालीन में जितने भी सुल्तान हुए, सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और बहुत ही योग्य व्यक्ति भी था। इसके अलावा दोस्तों वह पर्शियन कविता का बहुत बड़ा
प्रशंसक भी था और उसकी सोच जो थी वो उसके समय से बहुत ज़्यादा एडवांस थी, बहुत ज़्यादा आगे थी और उसने बहुत सारे विचारों पर मंथन भी किया था। लेकिन बदकिस्मती से वो सारे विचारों के जो क्रियान्वयन से जुड़े थे उसके पैमाने बहुत मजबूत और टिकाऊ नहीं थे, इसलिए वो क्या हो जाता है, असफल रहता है। उसने अपनी राज्य में मध्य राजधानी की स्थापना और टोकन करेंसी, जिसका प्रतीक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, टोकन करेंसी के रूप में विभिन्न प्रयोग किए, लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहता है। और इसने अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु की संज्ञा भी दी है, उपाधि दी है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इतिहासकारों ने किस सुल्तान को पागल या रक्त पिपासु की संज्ञा दी है, तो उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई सारी नई योजनाएं चलाई थी जिससे आर्थिक सुधार भी हो सके। लेकिन क्या होता है कि सुल्तान द्वारा चलाई गई ये योजना प्रायः असफल रहती है क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया होता है। तो उसने लागू किया है योजनाएं, उन लागू योजनाओं को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो पहली योजना थी द्वाब में कर की वृद्धि। अच्छा, द्वाब की बात की है तो द्वाब क्या है आपका, तो गंगा और यमुना क्षेत्र के जो मैदानी भाग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करते हैं, उपजाऊ हुआ करते हैं, उनको हम लोग दोस्तों द्वाब का क्षेत्र भी बोला करते हैं। तो ये दोस्तों ये क्या किया करते हैं कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वरक भूमि जितनी थी उसमें, जिसको हम द्वाब भी बोला करते हैं, द्वाब में क्या करता है, कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया करता है। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ भूमि कर में वृद्धि की और इसके अलावा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। और जिस समय ये टैक्स लगाया करता है उस समय बदकिस्मती से एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा करता है। और लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे निरंकुश शासक जो होते हैं, इसके भय से अधिकारियों ने क्या किया, सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी, सूखे की जानकारी नहीं दिया करते हैं और जो बढ़े हुए कर हुआ करते हैं उसकी वसूली करते रहते हैं। तो दोस्तों खेती तो बर्बाद हो गई होती है, तो किसान क्या कहाँ से टैक्स देते, तो किसान ने क्या किया, अपने घर को छोड़ करके जंगलों में जा करके छिप गए और इस कारणों से क्या हुआ, लोगों ने कर देने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब सुल्तान पता चलता है तो सुल्तान ने राहत के लिए बीज और ऋण की व्यवस्था करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना इस तरीके से क्या हो जाती है, असफल भी हो जाया करती है। थोड़ा सा अगर और जाने तो देखो दोस्तों, जैसे कि गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि कर को घटा दिया था, कुल उपज का वो 10% लेने लगे थे। तो लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं तो ये राज्य की आय बढ़ाने के लिए फिर से क्या करते हैं, द्वाब क्षेत्रों में टैक्सेस को बढ़ा दिया करते हैं और लगभग 50% का टैक्स वो लेने लगते हैं फिर से। लेकिन उसी साल क्या हो जाता है, वही द्वाब में भयंकर अकाल पड़ता है और पैदावार प्रभावित हो जाती है और तुगलक के जो अधिकारियों ने क्या किया, फिर भी जबरन क्या करते हैं, कर वसूला करते हैं। तो जिस क्षेत्र में कर वसूलते थे उस क्षेत्र में विद्रोह हो जाया करता है। तो इससे क्या होता है कि तुगलक को यह योजना असफल रहती है और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नाम का एक नया विभाग की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना की थी, तो उस विभाग का नाम है दीवान ए अमीर कोही। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये दीवान ए अमीर कोही, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और किसानों की उदासीनता और भूमि का अच्छा ना होना, इन सब कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजनाओं को 3 वर्ष के पश्चात ये समाप्त कर दिया करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण देने का फैसला करता है और जो ऋण देने का फैसला करता है उस ऋण को हम लोग सोनथर भी बोला करते हैं और ये बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी योजना की हम देखें तो दूसरी योजना दोस्तों ये थी इसकी कि इन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया करते हैं। राजधानी परिवर्तित कब से कब किया करते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तित किया करते हैं।
तो राजधानी परिवर्तन में ये क्या करते हैं, ये एक दूसरी राजधानी बनाने की योजना थी। मतलब जो राजधानी परिवर्तित नहीं हो रही होती है, एक राजधानी जहाँ थी वहाँ रहती है, दूसरी राजधानी बनाई जाती है। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था। और इसमें क्या हुआ था, मालाबार को छोड़ करके, अच्छा मालाबार कहाँ है दोस्तों, मालाबार आपका केरला में है। तो मालाबार को छोड़ करके जितने भी डेक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। और डेक्कन कहाँ है आपको, हैदराबाद में। तो हैदराबाद के आसपास के सभी राज्य जुड़ चुके थे एक्सेप्ट केरला। तो इससे क्या हुआ कि दक्षिण तक इसका शासन पूरा फैल गया था। तो दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए उसने क्या कि दूसरी राजधानी बनाने की योजना बनाते हैं। और दूसरी राजधानी योजना बनाने के लिए क्या करते हैं, दिल्ली से दौलताबाद की तरफ वो चल दिया करते हैं। दिल्ली से दौलताबाद की तरफ चलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, दौलताबाद आपका है कहाँ, तो दौलताबाद दोस्तों आपके मध्य महाराष्ट्र में एक सिटी है औरंगाबाद। उस औरंगाबाद सिटी के पास ये दौलताबाद पड़ा करता है। तो सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पे देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाने का विचार किया करता है। अच्छा देवगिरी भी आपका कहाँ है, वहीं दौलताबाद में ही है। मतलब कि ये दौलताबाद का दूसरा नाम है देवगिरी, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत को छोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था और इसने क्या किया, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देवगिरी का नाम क्या रखा गया, दौलताबाद रखा गया। और दौलताबाद कहाँ है आपके, ये मध्य महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद सिटी के पास। और क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो इसलिए उसने क्या किया, राज्य द्वारा सुविधाएं भी बहुत सारी दी। और रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आया करती है। तो इसके कारण क्या होता है, वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। और दक्षिण का रहन सहन और खान पान और जो वेशभूषा था, वहाँ का मौसम था, वो दिल्ली से एकदम डिफरेंट था। तो करीब 2 वर्षों बाद क्या होता है, सुल्तान को दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया करता है। सुल्तान को ये एहसास हुआ करता है, मतलब किसको एहसास हुआ करता है, ये एहसास होता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को ये एहसास हुआ करता है कि दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण करना जितना कठिन है उतना ही कठिन दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण करना है। तो इसलिए क्या किया, इस प्रकार सुल्तान ने क्या किया, तो दूसरी राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो जाया करती है। अगर थोड़ा सा हम लोग और जाने तो क्या होता है, तुगलक ने अपनी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया करता है। और देवगिरी को दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम भी कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देवगिरी को और क्या कहा जाता है, कुव्वतुल इस्लाम से कहा जाता है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम किसे कहा जाता है, तो देवगिरी को कहा जाता है। और सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। और सुल्तान की इस योजना के लिए उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी की जाती है, क्रिटिसाइज किए जाते हैं। और मोहम्मद तुगलक की योजना पूरी तरह से असफल हो जाती है। और 1335 ईस्वी में, कब, 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस जाने की अनुमति ये दे दिया करते हैं। और राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है कि दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास भी हुआ करता है, क्योंकि ये साउथ इंडिया में जाते हैं, राजधानी बनाने की कोशिश किया करते हैं और साउथ इंडिया में जाके बसते हैं। तो वहाँ मुस्लिम थे, तो मुस्लिम संस्कृति का विकास भी साउथ इंडिया में हो जाया करता है। और जिससे क्या होता है, अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खुल जाया करता है। देन तीसरी योजना इनकी थी सांकेतिक मुद्रा। जो एक तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि जो पिक हमने डाउनलोड की थी वो पिक हमको इंटरनेट पे कुछ ऐसी ही अवेलेबल हुई, इसलिए हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। बाकी आप नॉर्मल बुक में आपको सांकेतिक मुद्रा की फ़ोटो आपको साफ़ सुथरी मिल जाएगी, या मैं बाद में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया करते हैं। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है। जो इन्होंने क्या किया था कि जो अपने राजधानी को शिफ्ट करने का जिन्होंने सोचा था, जो दूसरी राजधानी बनाने के लिए इन्होंने सोचा था, इसी प्रकार की एक योजना अंग्रेज भी अपनाया करते हैं। और अंग्रेज ने क्या किया था, दिल्ली के साथ शिमला को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया करते थे। और होली के बाद, होली कब होती है दोस्तों, मार्च में हुआ करती है। और होली के बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा करती थी और ये अंग्रेज कहाँ से थे, ठंडे प्रदेशों से रहते थे। तो होली के बाद क्या करते थे, बहुत भीषण गर्मी पड़ती थी और इस
भीषण गर्मी से बचने के लिए वो क्या करते थे, अपनी दूसरी राजधानी शिमला बनाया और शिमला चले जाया करते थे और वहीं से ये क्या करते थे, प्रशासन की देखरेख किया करते थे। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, हट करके मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, अचानक से माइंड में आ गया। देन वापिस हम लोग आते हैं अपने उसी टॉपिक पे, सांकेतिक मुद्रा का ये क्या करते हैं, प्रचलन किया करते हैं। तो जिस समय सुल्तान ने क्या करते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की योजना बनाई, उसी समय क्या हुआ, विश्व में चांदी उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाया करती है, मतलब इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा गंदी थी। ठीक है, तो विश्व में चांदी उत्पादन में कमी आ जाती है, तो उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी था और सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पे मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दे दिया। मिश्रित धातु के सिक्के, ठीक है दोस्तों, इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना जाया करता था। लेकिन सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने क्या किया, नकली सिक्के भी बनाने शुरू कर दिए और थोड़े ही दिनों में इतने नकली सिक्कों की भरमार हो जाया करती है मार्केट में और जो विदेशी व्यापारी आते हैं वो इन सिक्कों को लेना बंद कर दिया करते हैं और भारत की चांदी यहाँ से फिर दोस्तों बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगती है। और इस तरीके से क्या होता है, सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के भी बंद कर दिया है और बंद कर दिया करते हैं और इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के निकाले गए। और इसके अलावा दोस्तों सांकेतिक मुद्रा की बात करें, सांकेतिक मुद्रा मतलब जो तांबे और पीतल की मिश्रित सिक्के थे, तांबे और पीतल को मिक्स करके बनाया जाता था ये सिक्का। तो सांकेतिक मुद्रा पर यदि कोई राज्य चिन्ह अंकित किए होते अगर ये, या फिर कोई सरकारी टकसॉल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती, इतना ज़्यादा जाली सिक्के नहीं आते मार्केट में। तो इस योजना से राजकोष को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता है क्योंकि राजकोष से बहुत ह्यूज अमाउंट में चांदी जाया करता है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा अगर हम लोग और जाने इसके बारे में, तो जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन होता है दोस्तों वो आपके सन 1329 से 1330 के बीच में हुआ करता है और इस योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया और मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया, तो उस सिक्के का जो नाम रखा उन्होंने वो दोकानी रखा। और सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल यानी कि फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार इसने क्या किया, पीतल और तांबे के सिक्के चलवाते हैं। अच्छा, पीतल के सिक्के चलवाने का ये बात कौन बताते हैं, ये फरिश्ता बताया करते हैं और तांबे का सिक्का चलवाया ये कौन बताता है, ये हमें बरनी बताया करते हैं। तो पीतल और तांबे की धातुओं के सिक्के चलाया करते हैं जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था और सिक्के ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल भी बनाए गए और लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा और इसके कारण क्या हुआ, अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ठप हो जाया करती है। और सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन और ईरान से मिला करती है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है सुल्तान को, तो ये मिलती है दोस्तों चाइना से और ईरान से। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो ऑप्शन होगा चाइना और ईरान से मिला करती है और वहीं के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया था। तो इसी को ही देखा देखी मोहम्मद तुगलक भी सोचते हैं चलाने की, लेकिन मोहम्मद तुगलक क्या जाते हैं, पूरी तरीके से फेल हो जाया करते हैं और सुल्तान ने अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर और भी चीज़ें हम लोग जाने तो सुल्तान ने क्या किया था कि सुल्तान ने ये खुरासान और कराचिल का भी अभियान उन्होंने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। क्या कहता है कि चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक के खुरासान और कराचिल विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है और खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने करीब 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ा करते हैं और इन विशाल सेना को अगले 1 वर्ष तक के वेतन दे दिया जाता है, आगे के 1 वर्ष तक के वेतन दे दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, राजनीतिक परिवर्तन हो जाया करता है और दोनों देशों के बीच क्या जाता है, समझौता हो जाया करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सुल्तान की ये योजना भी क्या हो जाती है, असफल हो जाया करती है और उसे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हानि उठाना पड़ता है। क्यों उठाना पड़ता है, क्योंकि उसने सैनिकों को पहले से 1 साल का उसने पेमेंट दे दिया था।
और नेक्स्ट है कराची अभियान। अगर कराची अभियान की बात करें तो इसके अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा और उसकी पूरी सेना क्या होती है, जंगलों के रास्तों में जाकर के भटक जाया करती है। और इब्न बतूता के अनुसार अगर हम जाने तो वो कहता है कि केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाया करते हैं, नहीं तो पूरी सेना क्या होती है, जंगलों में भटक जाया करती है। और इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की ये योजना भी दोस्तों असफल हो जाया करती है। अब क्या करें, अब हम थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाने तो तुगलक वंश के अगर हम लोग पूरे शासन के एम्पायर के बारे में जाने कि इसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो दोस्तों आप मैं मैप पे क्या कर रहा हूँ, प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इनका जो तुगलक का जो शासन था वो जहाँ जहाँ मार्क लगा रहा हूँ वो देखते हुए चलिएगा। यहाँ से चलते हुए पूरा ये दक्षिण भारत पूरा इतना ये कवर हुआ था, उसके बाद फिर इधर का हिस्सा कवर था। जितना ये हल्का पिंक आपको दिख रहा है दोस्तों, ये लाइट पिंक का जो जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये लाइट पिंक का जो एरिया है दोस्तों, ये तुगलक वंश में हुआ करता है। तो क्या होता है कि जो सुल्तान हुआ करता है, सुल्तान ने अपने शासकों के अंतिम काल में बहुत सारे उसे आंतरिक इंटरनल जो विद्रोह हो रहे होते हैं, आंतरिक अशांति फैली होती है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता है। उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये जो उत्तर का जो भाग है, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं ताकि स्पष्ट समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर का भाग होता है और ये जो दक्षिण का भाग होता है, इन दोनों ही जगहों पे क्या होते हैं, विद्रोह शुरू हो जाया करते है। और दक्षिण में क्या होता है, 2 नए राज्यों का विस्तार हो जाया करता है, जिसमें से एक विजयनगर बनता है और एक बहमनी राज्य का एक उदय हो जाया करता है। और अगर पूर्व में अगर हम लोग जाएं, ईस्ट में जाएं, तो ईस्ट में बंगाल क्या होता है, इनसे अलग हो जाया करता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय शासन प्रणाली ना होने के कारण सुल्तान दोनों स्थानों पर क्या करता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है। और जो उत्तर का भाग होता है और दक्षिण का भाग होता है, दोनों ही जगह विद्रोह शुरू हो जाया करते हैं। तो सुल्तान क्या करता है, अपने शासन के अंतिम जो 16 वर्ष बचे होते हैं, 16 वर्षों तक क्या करता है, विद्रोहों को शांत करने के लिए कभी उत्तर की तरफ कभी दक्षिण की तरफ, दोनों तरफ वो बार बार इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है, इन विद्रोहों को शांत करने के लिए। अपने शासन के लास्ट 16 ईयर तक वो ऐसा करता है। और बाद में क्या होता है, सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाया करता है। और फिर 1351 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, उनकी मृत्यु हो जाया करती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप करते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। कहता अगर रिकैप हम लोग करना शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना और देखना शुरू करिएगा दोस्तों वीडियो को। पहला है, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना कर गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण किया करते हैं। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया करते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर भी आक्रमण किया और इसी दौरान उन्हें निज़ामुद्दीन औलिया को दान में दी गई सारी संपत्ति लौटाने का भी आदेश दिया। और इस प्रकार निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, अभी दिल्ली दूर है। उसके अलावा दोस्तों जब वह बंगाल का विजय कर रहा होता है, तो जब वह बंगाल का विजय कर दिल्ली आ रहा होता है, तो रास्ते में अफगानपुर नाम के स्थान पर क्या होता है, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाया करती है अफगानपुर में। और अफगानपुर में फिर क्या होता है, दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो जाया करती है दोस्तों। तो इसके मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया और तिरहुत के शासक जिसका नाम हरि सिंह था, हरि सिंह के साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया करते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दोस्तों उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से ईस्वी से 1351 तक अगला सुल्तान बना करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था दोस्तों, जोना खा था, जो हमने बताया था। मैं फिर से स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, मूल नेम क्या था उनका, तो मूल नेम था दोस्तों जोना खा। और सल्तनत कालीन सभी सुल्तानों में ये सबसे विद्वान शासक हुआ करता है। और अमीर खुसरो की रचना जिसका नाम तूतिए हिंद है, मतलब भारत का तोता है, और उन्हें सितार और तबले का आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। और स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के पर्व होली में भाग लिया करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी
दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित दिल्ली से देवगिरी ले जाने का या ट्रांसफ़र करने का वो डिसीजन लिया करता है और बाद में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया करता है। और 1565 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध होता है। और इस तालीकोटा के युद्ध को हम लोग दोस्तों राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी, क्या राक्षसी तांगड़ी या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा करते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1333 में, कब, 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक निवासी जिसका नाम इब्न बतूता होता है, वो भारत का दौरा किया करता है। और इब्न बतूता ने क्या किया, अपनी यात्रा वृत्तांत रहला नाम से लिखते हैं। उसके अलावा एक दिल्ली का मैप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जहां पे आपको दिल्ली के मैप में आपको दिख रहा होगा तुगलकाबाद का किला है। उसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी यहाँ पे है और मोहम्मद बिन तुगलक का भी मकबरा यहीं पे है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आदिलाबाद का किला भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दिल्ली का मैप है। दिल्ली के मैप में ये हम आपको प्रदर्शित करने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा दोस्तों। अब कल की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक और अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन सिकंदर, नसरुद्दीन महमूद, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ मेंटर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर लेके आता है। और करंट अफेयर में आपका डेली का जो करंट आपका तैयार तो होता ही है, उसके अलावा स्टैटिक GK भी आपको इसमें तैयार कराया जाता है छोटी सी वीडियो के माध्यम से। और ये सेशन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर से कह रहा हूं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।